नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। आप लोग उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के लिए दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोकसभा के साथ साथ आंध्र में 13 मई, अरुणाचल और सिक्किम के 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। ओडिशा में 4 फेज में चुनाव होगा और लोकसभा की 543 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होंगे। सीसी राजीव कुमार ने कहा कि पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल, दूसरे फेज की वोटिंग 26 अप्रैल, तीसरे फेज में 7 मई और 13 मई को चौथा फेज, 20 मई को पांचवा फेज और 25 मई को छठा फेज और 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग होगी। 4 जून को मतगणना होगी। वहीं इस दौरान सुरक्षा से जुड़े मामलों को लेकर कहा कि चुनाव में खून खराबे और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। हमें जहां से भी हिंसा की सूचना मिलेगी हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि हिंसा के खिलाफ सख्ती से निपटने के लिए पिछले 11 चुनावों में 3400 करोड़ रुपए जब्त किए गए। पैसा बांटने पर लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। पैसा बांटने वालों पर सख्त नजर रखी जाएगी। और उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर एक साथ चुनाव हो गए। पहले चरण में 19 अप्रैल को उत्तराखंड में वोटिंग की जाएगी। टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल में वोटिंग होगी। 19 अप्रैल को एक साथ इन 5 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। हरिद्वार सीट पर भी 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो उत्तराखंड के 5 सीटों पर एक साथ मतदान होगा। 19 अप्रैल पहले फेज में 5 सीटों पर मतदान होगा। टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार, ये वो सीटें हैं जहां पर 19 अप्रैल को एक साथ वोटिंग की जाएगी, एक साथ मतदान होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विपिन जुड़ चुके हैं। विपिन, 5 सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे, पहले फेज में चुनाव होंगे और आचार संहिता भी लग चुकी है। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और आचार संहिता लगने के बाद क्या बदलाव देखे जाएंगे? विपिन। बिल्कुल आर्या, जिस तरह से ये पूरा अब समीकरण लोकसभा का जो एक चुनाव का चल रहा था अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। 19 अप्रैल में जो है चुनाव होने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है कि अभी पूरी आचार संहिता की जो बात चल रही थी कि आचार संहिता कब से लगेगी, अब आचार संहिता जो है आज और कल में जो है लग जाएगी। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, सब जो है अपनी अपनी तरफ से जो है दल जो है पूरे तैयार है। चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, अन्य निर्दलीय लोगों की बात करें, सभी ने अपनी तैयारी कर दी है। और हरिद्वार सीट और अल्मोड़ा सीट और पौड़ी सीट है, टिहरी सीट, सभी जो है हॉट सीटें उत्तराखंड के अंदर मानी जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो है बड़ा कट्टर एक बहुत बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से चारों ओर से अपनी एक कह रही है कि हम इस बार 400 के पार कर देंगे, वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस भी दम भर रही है कि हम लोग बेरोजगारी की बात करें या तमाम मुद्दों की बात करें, सब मुद्दों को लेकर इस बार जनता के बीच में जाएंगे और जनता जो है कांग्रेस को चुनेगी। तो आर्या, इस बार जो है बहुत दिलचस्प लोकसभा का चुनाव होने वाला है और 19 अप्रैल को वोटिंग के बाद सब कुछ स्पष्ट होकर चला जाएगा कि जल्दी जो है क्या सामने निर्णय आएगा। बिल्कुल विपिन, लेकिन बात की जाए 5 सीटों पर, उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बात अगर कांग्रेस की करें तो 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी तक कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले हैं। अगर बात कांग्रेस की जाए तो क्या कुछ तैयारियां उनकी तरफ से की गई हैं? कैसे टैकल करेगी बीजेपी को, कैसे टक्कर दी जाएगी कांग्रेस की तरफ से? विपिन। बिल्कुल आर्या, जिस तरह से अभी कांग्रेस की सभी सीटें नहीं खुली हैं और मैं समझता हूं कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि जल्द जो है वो आज और कभी भी किसी भी समय जो है सीट उनकी भी क्लियर होने वाली है कि कौन सी सीट से कौन सा उम्मीदवार उनका रहेगा। तो तमाम वो भी अपनी तरफ से तैयारियां करके अपनी ओर से तैयारियां कांग्रेस कर चुकी है। हालांकि आज कल में बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि आखिर निर्दलीय जो कांग्रेस की जो सीटें हैं, बाकी जो उम्मीदवार हैं वो कब तक क्लियर हो जाएगा। पर इतना है, सूत्र जो बता रहे हैं कि कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी कर दी है और बहुत जल्द जो है हमें इसका
पता जानकारी मिल जाएगी कि आखिर कांग्रेस से अब कौन कौन से प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल विपिन, 2019 की बात की जाए तो 2019 में बीजेपी ने पांचों की पांचों सीटों पर अपना दबदबा बनाया और उनके खाते में पांचों सीटें गई। बात अगर कांग्रेस की जाए और 2024 आचार संहिता भी लग चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और कांग्रेस की तरफ से तमाम वो मुद्दे भी लगातार विपिन उठाए जा रहे हैं, चाहे फिर अंकिता भंडारी वाला हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, तमाम वो मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार ये मुद्दे प्रभावित हो पाएंगे? इन मुद्दों से जनता प्रभावित हो पाएगी या फिर तस्वीरें 2019 वाली देखने को मिल सकती हैं विपिन? देखिए आर्या, सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो पूरा उत्तराखंड है, उत्तराखंड में सबसे बड़ी जो दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों की मैं बात करूंगा, पहाड़ी क्षेत्रों में जो वादे किए गए थे बीजेपी की ओर से, वो कांग्रेस ने अपनी ओर से गिनाए हैं कि वो वादे पूरे नहीं किए गए हैं। और बीजेपी की ओर से जो लगातार वादे किए गए, चाहे वो बेरोजगारी की बात करें या तमाम मुद्दों की बात करें और साथ ही साथ अंकिता हत्याकांड की बात करें और न्याय की बात करें, तो कई मामलों में जो बीजेपी है कहीं ना कहीं जो है माइनस दिख रही है। वहीं कांग्रेस जो है अपनी ओर से इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है सामने जाएगी। और देखने वाली बात दिलचस्प ये होगी क्योंकि कड़ा मुकाबला रहेगा। बीजेपी अपनी खूबियां गिनाएगी और कांग्रेस जो है उनकी उपलब्धियां में जो उन्होंने काम नहीं किए उनको गिनाएगी। तो इस बार दिलचस्प रहेगा पूरे पहाड़ का। और जनता जानती है कि हमें कहाँ वोट देना है और जनता इतनी समझदार है आर्या कि उनको कहाँ वोट देना है और किसको जिताना है। तो ये लोकसभा का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होने वाला है आर्या। और इस बार देखने वाली बात क्या होगी कि इस कड़े मुकाबले में आखिर कांग्रेस जीत होती है बीजेपी की। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग की घोषणा के मुताबिक 19 अप्रैल से 7 चरणों में वोटिंग होगी और वहीं चुनाव की तारीखों की घोषणा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे उत्तराखंड से प्रधानमंत्री मोदी का बहुत लगाव है। एक गिलहरी से ने जैसे राम सेतु बनाने में अपना योगदान दिया था, उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और उनके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 5 की 5 सीटें भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी। नहीं, उत्तराखंड में सभी तैयारियां पूरी हैं और जो भी चुनाव आयोग जिस प्रकार से भी चुनाव को कराना चाहता है उसमें उत्तराखंड सरकार ने पूरी तरह से तैयारी की है। हमारे उत्तराखंड से हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत लगाव है और उत्तराखंड की जनता का भी, वो उनको अपने परिवार का मानते हैं, अपने घर का मानते हैं। इसलिए उत्तराखंड से 5 लोकसभा की सीटें, पांचों की पांचें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और एक गिलहरी ने जैसे राम सेतु बनाने में अपना योगदान दिया था, उसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने और उनके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 5 की 5 सीटें उत्तराखंड की भारी बहुमत से जीतेंगी। उत्तराखंड राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए चारधाम यात्रा में भी इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग और संचालन को बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी को लेकर आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि इस बार इलेक्ट्रिक वाहन चाहे वो कमर्शियल हो या निजी हो, उन्हें चारधाम आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा चारधाम यात्रा के रूट मार्ग 28 इलेक्ट्रिक स्टेशन लगाने की भी व्यवस्था की जा रही है और इसके लिए नोडल एजेंसी GMVN को बनाया गया है। आगे आरटीओ अधिकारी ने बताया कि चार्जिंग स्टेशन की संपूर्ण जानकारी लोग ऐप के माध्यम से ले सकेंगे और ऐसे में परिवहन विभाग योजना बना रहा है कि प्लेन क्षेत्रों में हर 9 किलोमीटर और चारधाम यात्रा में हर 30 किलोमीटर में चार्जिंग स्टेशन बनाया जाए। देखिए, इस बार चारधाम यात्रा में एक नई पहल की जा रही है जिसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रिक वाहन है, चाहे वो कमर्शियल हो प्राइवेट हो, उनको चारधाम यात्रा में आने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पूरे चारधाम यात्रा रूट में हमारे द्वारा 28 चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे और इसके लिए जो नोडल एजेंसी डिसाइड की गई है वो है GMVN के माध्यम से रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग, यहाँ पर 30 से 35 किलोमीटर के दायरे में हमारे चार्जिंग स्टेशन लगे होंगे। और नैनीताल नगर पालिका सभागार भवन में आज वेंडर जॉन कमेटी के साथ व्यापार मंडल
तल्लीताल और व्यापार मंडल मल्लीताल और अधिशासी अभियंता नगर में फंड व्यवसायियों के वेडिंग जोन चिन्हित करने और समस्याओं के समाधान करने के लिए बैठक आयोजित की गई। नगर पालिका ईओ राहुल आनंद ने बताया कि नगर पालिका द्वारा हाईकोर्ट के आदेशानुसार नगर के 12 पत्थर, किलवरी और तल्लीताल में 4 वेडिंग जोन बनाए गए हैं, जिनमें पंत पार्क के फंड खोखा व्यवसायियों को विस्थापित किया जाएगा और जिसमें आज हुई बैठक के दौरान उक्त स्थानों के चयन को लेकर आज वोटिंग कराई गई और जिसमें कुछ स्थानों पर कारोबारियों द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गई। और केदारनाथ धाम की यात्रा को सुचारू ढंग से संचालित करवाने में सबसे बड़ी भूमिका पैदल मार्ग से जुड़े विभाग लोनिवी और DDMA की है। बता दें कि 10 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पैदल मार्ग पर यात्रियों को आवाजाही में कोई कठिनाई ना हो, इस लिहाज से लोनिवी और DDMA द्वारा पैदल मार्ग पर बर्फ हटानी शुरू कर दी गई है। वर्तमान में जंगल चट्टी से आगे पैदल मार्ग पर 3 फीट बर्फ है, जबकि लिंचौली से पैदल मार्ग पर 6 फीट से अधिक बर्फ है और इसी को लेकर विभाग द्वारा बर्फ हटाने के लिए 90 मजदूर लगाए गए हैं। बात अब करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। कानपुर में CSA एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों घूस लेते हुए घूसखोर को पकड़ा है। 6,000 रुपए की घूस लेते लिपिक शंकर बख्श सिंह को एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि पेंशन के लिए मृतक कर्मचारी के परिजनों से घूस लिया जा रहा था। और बुलंदशहर में दुकान निर्माण को लेकर सड़क पर सरेआम फायरिंग की गई है। पूरी घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि फायरिंग में बीजेपी जिला पंचायत सदस्य माया मीणा के 3 बेटों सहित 7 लोग घायल हो गए हैं। तो आपको बता दें कि ये फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी के बेटे सहित 7 लोग घायल हुए हैं और दुकान निर्माण को लेकर ये फायरिंग हुई है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और फर्रुखाबाद में बुजुर्ग महिला ने तहसील दिवस में पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की है। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने महिला को आग लगाने से रोक लिया। बुजुर्ग महिला दबंग प्रधान पिपर गांव कुतेश यादव पर जबरदस्ती जमीन कब्जा करने से परेशान थी और महिला ने इस मामले की शिकायत कई बार जिले के उच्च अधिकारियों और पुलिस थाने में भी की। जब पीड़ित बुजुर्ग महिला की फरियाद कहीं नहीं सुनी गई, तब मजबूरन महिला ने तहसील दिवस में आत्मदाह करने की कोशिश की और महिला के आग लगाने की सूचना पर तहसील दिवस में अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। अधिकारियों ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। एक जो है जनवरी बेगम है, पुत्री जो है अलाउद्दीन, तो उन्होंने जो है अपना प्रार्थना पत्र दिया और प्रॉपर उनको सुना गया। सुनकर जो है सीओ ने जो है उसको एसओ को बताया। जो है इनका कहना ये है कि एक जो है आबादी की ज़मीन में प्रधान द्वारा सड़क बनाई जा रही थी और उसको जो है इनका चबूतरा उसमें आ रहा था, उनका ये कहना है जो है। तो उस पर तत्काल एसओ को जो निर्देशित किया गया, हल्का इंचार्ज को वहाँ भेजा गया। उनका ये कहना था कि वो जो है हमारे पक्ष में न्याय नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए जो एक टीम बना दी गई थी। झांसी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ महिला और उसके 2 बच्चों की हत्या में पुलिस कातिलों को ढूंढ रही थी, लेकिन कुछ महीने बाद तो वो 3 जिंदा निकले। बताया जा रहा है कि महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ मध्य प्रदेश के सीहोर में रह रही थी और इस बीच पुलिस ने हाथ एक वीडियो लगा है, जिसको ट्रेस करते हुए पुलिस उन तक पहुंच गई और हत्या के इस झूठे केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस महिला को पकड़कर झांसी ले आई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। मैं ये समझ लो कि 19 जनवरी को मैं छोड़ने आया था। उस दिन के बाद पता नहीं कहाँ गई। 21 जनवरी को मैं फ़ोन आया ससुराल से कि छाया से बात करा दो। तो उनने बोला कि मेरे पास नहीं है। हमने कि तुम्हारे पास तो छोड़ के। छाया कौन है तुम्हें? मेरी बीवी। फिर क्या हुआ? मैं छोड़ के चला गया था।
किस जगह छोड़ने गए थे तुम? दिल्ली पे छोड़ा था ससुराल में, छोड़ के हम चले गए थे, फिर आए थे हम। मैनपुरी में पैमाइश करने गई राजस्व टीम के सामने दबंगों ने जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि 1 दर्जन से अधिक लोग मारपीट कर रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से मामले की लेकर शिकायत भी की है। बता दें कि पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ककरैया का बताया जा रहा है। चित्तरपुर गांव है थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत। तो उसमें एक नाली का विवाद था जिसमें राजस्व और पुलिस की टीम वहां पर नापजोख के लिए गई थी। लौटते समय ककरिया गांव से होकर के लौट रही थी तो एक प्रकरण में 2 पक्ष आपस में लड़ रहे थे। तो उसी में वापसी में जब पुलिस टीम भी आ रही थी, राजस्व की टीम थी, तो उनको बीच बचाव किया था। और चूंकि एक पक्ष उसमें दूसरे पक्ष की पिटाई कर रहा था तो एक जो राजेश है उसने एक एप्लीकेशन दिया है जिसमें उसकी मारपीट की धाराओं में मुकदमा दूसरे पक्ष के खिलाफ लिखा गया है। और रायबरेली में तेज रफ्तार ई रिक्शा ने 3 वर्षीय मासूम को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया और परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान चिकित्सक ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। तो आपको बता दें कि एक मासूम को ई रिक्शा ने टक्कर मार दी है और हादसे में मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ई रिक्शा ने 3 साल के बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर तेज रफ्तार ई रिक्शा ने 3 साल बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी। और फर्रुखाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, साथ ही एक सिपाही भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां युवक की गला रेत कर हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक मांगलिक कार्यक्रम में गया था, जहां युवक की हत्या हो जाती है और जिससे इलाके में हड़कंप मच जाता है। हमलावर 50,000 के नकदी, बाइक और मोबाइल फोन लेकर मौके से फरार हो गया है। युवक का शव गांव के बाहर पड़ा मिला है और मृतक के सिर और गले पर गंभीर चोट के निशान भी मिले हैं। हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले को देखते हुए मृतक के पिता की तहरीर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरा मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र के साखीपुर गांव का बताया जा रहा है। लेकिन सुबह आज दिनांक 16 मार्च 2024 को थाना नवाबगंज में यह सूचना प्राप्त हुई कि गोकुला गांव के पास एक व्यक्ति सड़क के किनारे मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल SHO नवाबगंज और अन्य उच्च अधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया। शव की शिनाख्त कराई गई तो पता चला कि यह साफीपुर का रहने वाला भूपेंद्र सिंह है। शाम को मचकनवा गांव में ये भोजन पे गया था। रात को 11 साढ़े 11 बजे वापस लौट रहा था, लेकिन सुबह तक घर नहीं आया था। पिता द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ तहरीर दी गई है, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। और गाजियाबाद से एसिड अटैक का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट इलाके में 2 युवकों ने महिला पर एसिड अटैक किया है, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार महिला के पति अखिलेश के पहले ही विवाद के चलते हत्या कर दी गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। तो आपको बता दें कि गाजियाबाद में महिला पर 2 युवकों ने एसिड अटैक किया है, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे
इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि महिला के पति की कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो ये एसिड अटैक का हैरान कर देने वाला मामला गाजियाबाद का बताया जा रहा है, जहां पर 2 बाइक सवारों ने एक महिला पर एसिड अटैक किया है और महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हस्बैंड का केस चल रहा है, मेरे हस्बैंड का भी मर्डर हुआ था सर। मेरे उन्हीं पर शक जा रहा है, मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने जला के ही मारा था। तेजा वाले कौन थे, कुछ आइडिया है कैसे थे? सर देखने में मोटे तगड़े थे, काले काले से 2 आदमी, चेहरा कवर कर रखा था। चेहरा कवर ना होता तो मैं पहचान लेती। तो बाइक आपने देखी थी? बाइक सर देखी थी मैंने, बाइक स्प्लेंडर थी, लेकिन ये नहीं पता पड़ रहा बाइक का नंबर। मेरे आंखों में सब में चला गया, आंख बंद हो गई थी मेरी जलन की वजह से, मैंने कुछ फर्क नहीं पड़ा। और चुनाव आचार संहिता लगते ही प्रशासन ने कमर कस ली है। बता दें कि फिरोजाबाद में जिला प्रशासन ने जैन मंदिर चौराहे के पास लगे होर्डिंग को उतरवा दिया है। आदर्श आचार संहिता लगते ही नगर निगम और पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर उतरकर शहर से बैनर पोस्टर को हटाया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।